अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में आज बड़ी दो अहम डेवलपमेंट हुई। सेनेट ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल एक्ट 2020 में तरामीम शुदा जो बिल है वो मंजूर कर लिया है। ताम जमीयत उलमा इस्लाम ने इसकी मुखालफत की है। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़रिए सदारत हुआ और कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन सेनेटर जावेद अब्बासी ने कमेटी में बिल की मंजूरी और तरामीम से मुतालिक रिपोर्ट पेश की और उसके बाद मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने बिल पेश किए। इन एक्ट का शिकवार जायजा लिया गया और फिर अक्सरियत से दोनों बिल मंजूर कर लिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल में दहशतगर्दों की मदद और माली मुआवनत पर सख्त कवानीन मुतारिफ कराए गए हैं। दहशतगर्दों की किसी भी तरह की मुआवनत पर किसी शख्स या इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। भारी जुर्माने के साथ जायदादें भी मुंजमद होंगी। FATF अहदाफ की रोशनी में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान में तरामीम मुतारिफ करवाई गई हैं। मुश्तबा दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल अफराद के असलहा लाइसेंस मनसूख होंगे। ऐसे अफराद को कोई शख्स या इदारा कर्ज नहीं दे सकेगा। मुश्तबा दहशतगर्द को कर्ज देने वाले शख्स को 2.5 करोड़ रुपए जबकि कर्ज देने वाले इदारे को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल के मुताबिक किसी शख्स या ग्रुप को दहशतगर्दी के लिए बैरून मुल्क भेजने में मदद या माली मुआवनत पर भी जुर्माने होंगे, जबकि कालदम तंजीम या इसके नुमाइंदे की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद फौरी मुंजमद की जाएंगी। जायदाद की तस्दीक न होने पर अदालती दायराकार से बाहर की जायदाद भी कर्क हो सकेगी और मुंजमद असासात का जो गजट नोटिफिकेशन वो भी निकाला जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिल समझा जा रहा है जो पास हुआ है और ये जब कानून बनेगा, कानून बन चुका तकरीबन, उसके बाद ये सवाल बन रहा है क्योंकि इसका डायरेक्टली इफेक्ट जो फैटफ है उसके अंदर हमारी जो ग्रे लिस्ट है उसके ऊपर पड़ने का इम्कान है। सवाल ये है कि इन बिल्स की मंजूरी के बाद क्या पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, जिसके बारे में मुबस्सिरीन तबसरा कर रहे हैं कि फिलहाल ऐसा नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो उसके बाद क्या ऐसा करना बाकी रह जाएगा जिससे पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। मुबस्सिरीन इन बिल्स की मंजूरी को पाकिस्तान के लिए एक अहम तरीन इक़दाम गर्दान रहे हैं, लेकिन इसकी अफादियत होगी क्या, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदे हासिल होंगे, इसके लिए बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी मुआशी अमूर मेहताब हैदर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेहताब साहब शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इस बिल के फायदों की बात करें, क्या इस बिल के बिल्स के पास होने के बाद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? सर, थैंक यू वेरी मच। देखें, बुनियादी तौर पे ये यानी पार्लियामेंट से अप्रूवल जो है जी, ये इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस हद तक जो है वो FATF के मामलात को सीरियसली ले रही है। आप ये देखें कि जब हमें जून 2018 में FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला था तो उन्होंने 27 नुकात जो है जी, वो हमें दिए थे कि आपने इन पे जो है वो 1 साल के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद जो है वो उसको उन्होंने 2 दफा जो है वो एक्सटेंड किया। तो अभी तक जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस थी वो ये थी कि हम 27 में से जो 14 नुकात हैं उस पे जो है वो उनको जो है वो करने में जो है वो कामयाब हुए थे, सेटिस्फाई। जो बाकी रिमेनिंग चीजें थी उस पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये देखें, ये लेजिस्लेशन जो है चूंकि बुनियादी तौर पे जो है वो ये कि आप इसको जो है मनी लॉन्ड्रिंग को फाइनेंसिंग जो है इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो करार दे दे। तो जो कानून के अंदर चेंजेस की गई और पेनल्टीज को बढ़ाया पाकिस्तान ने की है, जिससे है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सीरियसली इन तमाम चीजों पे जो है वो अमल दरामद कर रही है। अब इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान ने अगस्त के मिड तक जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भिजवानी है और उस पे जो है वो अक्टूबर में जो है वो वहां पे देखना होगा कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में रखते हैं या पाकिस्तान को ग्रेजुएट करके ग्रे से निकाल के वाइट लिस्ट में शामिल करते हैं। और अब चांसेस कम अज कम मैं समझता हूँ ये 14 नुकात के बाद और इस लेजिस्लेशन के बाद कम अज कम इस बात के चांसेस है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जो है वो किया जाए। लेकिन अभी फौरी तौर पे जो अंदाजे हैं या जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो यही है कि पाकिस्तान को शायद जो है
वो ग्रे लिस्ट से ना निकाला जाए, बल्कि कोविड और इन चीजों को जो पाकिस्तान ने की हैं इसको सामने रखते हुए शायद मजीद कुछ अरसा जो है वो बाकी नुकात पे अमल दरामद के लिए जो है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। लेकिन ये पॉइंट कितना अहम है कि दरअसल जो नहीं निकाला जाएगा अभी ग्रे लिस्ट से, जो इस पॉइंट को तकवीत देता है कि शायद अभी फैटफ इसको ग्रे लिस्ट से ना निकाला जाए, इस पॉइंट को कितनी अहमियत है कि दरअसल इस बात का वेट किया जाएगा कि इस कानून की अमलदारी कितनी होती है और अमलदारी के बाद कन्विक्शंस कितनी होती हैं और उसके बाद रिपोर्ट क्या सबमिट करवाई जाती है। एम आई राइट सर? जी बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है कि उसकी अब कानून के जरिए उसकी प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन जो ऑन ग्राउंड जो है वो देखा जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो किस हद तक उस पे तेजी से आगे बढ़ता है। चूंकि आपको पता है जब एक कानून बन जाता है तो जब उसकी अमल दरामद का जो है वो टाइम आता है तो उस टाइम टेस्ट एंड एरर वाली बात होती है, फिर पता चलता है कि इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कितनी है। तो अगर जब कन्विक्शंस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पे होगी तो फिर उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी साबित की जा सकेगी। लेकिन इसके साथ साथ इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है जी। वो भी मैं समझता हूँ कि उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप ये देखें कि अफगानिस्तान जो है वो उनकी ग्रे लिस्ट के अंदर नहीं है। कम से कम पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो पाकिस्तान की रिट ऑफ द स्टेट है वो तो मैं समझता हूँ कि उससे जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है। इसलिए भी आप देखें कि जो भी ममालिक इस टाइम जो है वो उनकी वॉच लिस्ट के ऊपर या ग्रे लिस्ट के ऊपर है, उसमें ज्यादातर वो ममालिक हैं जहाँ पे चाइनीज की जो है वो इन्वेस्टमेंट और चाइनीज का जो अमल दखल है वो ज्यादा है। तो एक इसका यानी रीजनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी डेफिनेटली है ये एफएटीएफ के हवाले से। इसको ऑन बुक तो आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके पैटर्न को सामने रख के जो है वो सारी चीजों के बारे में जो है वो डिबेट की जा सकती है और उससे बात की जा सकती है। अब इसमें सिफारतकारी का जाहिर है पहले भी अमल दखल था, अब चूंकि इंडिया के चूंकि मेंबर्स भी हैं, इंडियन मेंबर्स भी हैं फैटफ के, और इंडिया का चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी एक चल रहा है, 2 महाज खोल लिए हैं पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ भारत ने, और उसकी बाकायदा तैयारी कर रहा है, राफेल खरीदे हैं, जहाज़ खरीद रहा है, रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं। ये जो सिफारती मामला होगा उसका कितने % अमल दखल हो सकता है? मैं समझता हूँ जी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान ने देखें ये लेजिस्लेशन करके जो है वो आपने ये कम से कम साबित कर दिया है कि आप एक्ट टुगेदर जो है वो करके और सीरियस भी है इस फैक्टर के लिए, सीरियसली जो है वो आप इसको परस्यू कर रहे हैं। और आप ये देखें ना कि पार्लियामेंट में जो है वो इसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान आपको पता है कि किस तरह की जो है वो सिचुएशन थी चंद दिन पहले, लेकिन मैं समझता हूँ बड़े खुशाइंद अंदाज में जो है वो उन्होंने इन मामलात पे जो है, चूंकि एफएटीएफ पे चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, उनके दरमियान ये था कि हम एफएटीएफ की चीजों को जो है वो स्मूथ पैसेज जो है देंगे ताकि पाकिस्तान को जो है वो प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद जो है वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है जो नेक्स्ट मीटिंग के लिए वो वही है कि पाकिस्तान ने जो है वो अपनी डिप्लोमेटिक लेवल पे जो है वो इसको साथ साथ चलाना है। लेकिन मैं आपको एक और बात जो है वो बताना चाहता हूँ सर कि एक तो एफएटीएफ का रिव्यू हो रहा है जी, दूसरा जो है वो पाकिस्तान की एपीजी की म्यूचुअल एवेल्युएशन भी जो है वो है। और ये देखें ये पाकिस्तान के साथ मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती है कि 2 मुख्तलिफ प्रोसेस जो है वो एक टाइम पे साइमल्टेनियसली जो है वो चलाए जा रहे हैं। एक तरफ तो आपको म्यूचुअल एवेल्युएशन के जरिए जो है वो किए जा रहे हैं, चूंकि अगर म्यूचुअल एवेल्युएशन में हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करते तो फिर ये मुमकिन है कि इसके बाद एक और एक्शन प्लान जो है वो आ जाए, जिस तरह के ये 27 जो है वो प्लान था जिसमें पाकिस्तान को जो कहा गया था कि आप इसमें करें तो आप उससे ग्रे लिस्ट से जो है वो ग्रेजुएट करेंगे। तो एक और भी एक्शन प्लान आ सकता है अगर म्यूचुअल एवेल्युएशन के जरिए जो है वो पाकिस्तान को जो है, यानी ये बेसिकली ये है कि इसको हैंगिंग सोर्ड के तौर पे जो है वो एफएटीएफ को जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहेगा। लेकिन मेहताब साहब इसका एक और पहलू भी है, वो ये कि हम एफएटीएफ उनकी डिमांड्स, उनके पॉइंट्स, उनका वो जो आगे से टास्क देते हैं उनको एक साइड पर रख दिया जाए। ये जो दोनों बिल पास हुए हैं ये पाकिस्तान की खुद इकोनॉमी के लिए कितने बेनिफिशियल है? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो है वो बड़ा अच्छा है। आप मनी ट्रेल
ट्रैक डाउन ऑफ मनी, कहाँ से मनी आ रही है, कहाँ फ्लो हो रही है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कितनी है, ये तो मैं समझता हूँ वैसे ही पाकिस्तान के अपने मुफाद में भी है कि हम ये देखें कि क्या जो है वो कोई टैक्स एविजन की मनी तो नहीं इस्तेमाल हो रही, कहीं ड्रग्स की मनी तो नहीं इस्तेमाल हो रही, कहीं जो है वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए तो ये चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही। तो ये पाकिस्तान के, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान के अपने मुफाद में है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को और टेरर फाइनेंसिंग को इफेक्टिवली कंट्रोल करें और अपनी इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश करें। आप ये देख लें सिर्फ कि इस FATF के बाद आपके बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो इस्लाहात आई हैं, अब नो योर कस्टमर ड्यू डिलीजेंस जो है वो बैंकर्स जो है वो उसको मुकम्मल जो है वो कंप्लाइंट कर रहे हैं ताकि उनको पता हो कि उनका कस्टमर कौन है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या जो है वो यानी लीगल तरीके से बनी है या इलीगल तरीके से है, यानी बेसिकली ड्यू डिलीजेंस जो है वो भी वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये बैंकिंग सेक्टर के लिए भी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच मेहताब साहब, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, वेरी वंडरफुल एनालिसिस। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान की जो बिजली का सेक्टर है, जो बिजली का मामला है, उसके गर्दिशी कर्जों की बात करते हैं और साथ में इसको जोड़ते हैं डॉलर प्राइस जो इंक्रीज हो रही है। इन 2 सालों के अंदर डॉलर प्राइस में 40% तक इजाफा हुआ है। जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से बिजली भी महंगी हुई है, और वो जो बिजली महंगी होती रही साथ साथ उसके पैसे भी पाकिस्तानियों ने अदा कर दिए हैं। कितने अदा किए हैं, सर्कुलर डेट्स की सिचुएशन क्या है, एक ब्रेक के बाद आपको बताता हूं। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में तकरीबन 40% बढ़ी पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की जो कीमत थी तकरीबन 40% बढ़ी है। ये यूं कहिए कि पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी डॉलर के मुकाबले में 40% कम हुई है। चले हुई है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी आता है, लेकिन इसकी वजह से बिजली के सार्फिन को इसी मौजूदा हुकूमत के जो 2 साल का अरसा है उसमें 190 अरब रुपए अदा करने पड़े हैं। इसका इतना बड़ा इफेक्ट आया है। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे का बिजली की पैदावार के लिए दरामदशुदा जो ईंधन है, डीजल है, फर्नेस ऑयल है, LNG है और कोयला है, उस पर भारी इन्हिसार है, जबकि टैरिफ रुपए में नहीं बल्कि अमेरिकन सेंट्स में है। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि IPPs को इस्तेदादी अदायगियां अमेरिकन डॉलर में की जाती हैं, और जैसे जैसे ये बढ़ी हैं वैसे वैसे बोझ भी बढ़ा है। हुकूमत ने अपने पास से नहीं दी, आपने और मैंने बिल्स की मद में दी हैं। रवा माली साल में 850 अरब रुपए की इस्तेदादी अदायगियां होनी है। अगर डॉलर की कदर में इजाफा नहीं होता है तो 650 अरब रुपए अदायगियां करना होंगी। हुकाम इस बारे में ये कहते हैं कि सार्फिन के लिए ये जो इस्तेदादी अदायगियां हैं, जो रवा माली साल 850 अरब रुपए हैं, वो बढ़कर 3 से 4 साल में 1 अरब डॉलर, जो कि 1.6 ट्रिलियन रुपए बनते हैं, वो हो जाएंगे। 1.6 ट्रिलियन रुपए बनते हैं। बिजली के शोबे के जो गर्दिशी कर्जे हैं, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इसे बोतल में बंद करने में नाकाम हुई है, और गर्दिशी कर्जों के घड़ियाल पर रोजाना औसतन 1 अरब 47 करोड़ 83 लाख रुपए और हर 1 घंटे बाद 6 करोड़ 16 लाख रुपए का तेज रफ्तार इजाफा हो रहा है। चंद दिन पहले दुनिया न्यूज़ के जुल्फकार महतू साहब नुमाइंदा खुसूसी हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर तहकीकात की। वजारत ख़जाना, नेपरा और वजारत तवानाई की दस्तावेज़ात के हवाले से उनमें उन्होंने इंकशाफ किया कि 30 जून 2020 को ख़त्म होने वाले माली साल 19 और 20 के दौरान पावर सेक्टर का जो मजमूई सर्कुलर डेट है वो गुज़श्ता 1 साल में 532 अरब 24 करोड़ रुपए इजाफे से 2150 अरब 43 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। यह मालूम हुआ है कि हुकूमत ने मई और जून 2020 के 2 महीनों में बिजली की तकसीमकार कंपनियों को डिफॉल्ट से बचाने के लिए 200 अरब रुपए का नया महंगा कर्जा कमर्शियल बैंकों से लिया है। पाकिस्तान होल्डिंग कंपनी के खाते में कमर्शियल बैंकों से लिया गया कर्ज 200 अरब के इस नए इजाफे से अब 1000 अरब रुपए की नफसियाती हद अबूर कर चुका है, और अबूर करके 1003 अरब 26 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
इस खबर में ज़राए इस खबर के मुताबिक हुकूमत ने IMF की शर्त के तहत 1003 अरब 26 करोड़ के इस कर्जे को बिजली के बिलों में मरहलावार शामिल करके सार्फिन से वसूली इसी साल अक्टूबर से शुरू करने का असूली फैसला कर लिया। यानी तैयार हो जाइए कि जो अक्टूबर आने वाला है उसके बाद से जो बिजली के बिल आएंगे, इस वक्त जो आपके हाथ में बिजली के बिल हैं, इससे कई गुना ज्यादा भी हो सकते हैं। खबर में यह भी उन्होंने बताया है कि वजारत तवानाई की दस्तावेजात के मुताबिक बिजली के शोबे के 2150 अरब 43 करोड़ के मजमूई गर्दिशी कर्जों में से निजी पावर कंपनियों और बिजली पैदा करने वाली सरकारी कंपनियों यानी जेनकोस के गर्दिशी कर्जों में गुज़श्ता एक साल के दौरान 335 अरब रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ है और उसकी वजह से और उसके तहत अब इनके मजमूई कर्जे 1147 अरब 17 करोड़ हो गए हैं। जबकि इन कंपनियों पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी यानी PSO और दीगर फ्यूल सप्लायर्स के 105 अरब रुपए वाजिबुल अदा भी हैं, जिनसे ये डिफॉल्ट कर चुकी है। वजारत खजाना के जराए ये बताते हैं कि कोरोना वबा से पैदा होने वाले मसाइल के बायस वजीर आज़म इमरान खान ने सर्कुलर डेट की सार्फिन से वसूली आर्जी तौर पर रोक रखी है, लेकिन IMF से अगले मुज़ाकराती राउंड से पहले इन रुकूम की मरहलावार वसूली शुरू करने की शर्त पर अमल दरामद करना ही होगा। तब ही 6 अरब डॉलर के मंजूरशुदा कर्जे की तीसरी किस्त पाकिस्तान को मिलने की राह हमवार होगी। बिजली चोरी और फनी नुकसानात के बाद यानी टेक्निकल लॉसेस जो हैं उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अदायगियां करने में नाकाम हो जाती हैं और नादहिंदगी की ये रकूम सर्कुलर डेट बनकर कौमी खजाने पर बोझ बन जाती है, बन रही है। लगातार हर घंटे के दौरान करोड़ों रुपए की मद में यह हमारे सर पर एक बोझ बनता जा रहा है, जिसकी वसूली हमसे, आपसे और मुझसे की जाती है। अक्टूबर के महीनों में जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो रहा होगा, बिजली की सर्फिंग ज़्यादा कम होती है, उस वक्त ये बिजली के बिल सर्दियों में भी अच्छे खासे आया करेंगे। ये मामला बहरहाल बहुत ही इंतहाई गंभीर मामला बनता जा रहा है। इस गर्दिशी कर्जों को ख़त्म कैसे करना है, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने इसको डिस्कस किया था। एक ब्रेक लेते हैं और अभी ब्रेक के बाद फिर ज़रा बात करते हैं भारत की। भारत ने तैयारे ख़रीदे और राफेल तैयारे जैसे ही उसकी पहली लॉट पहुंची तो पूरे भारतीय मीडिया के अंदर एक भौचाल बपा हुआ और उन्होंने इतना जोश दिखाया कि एक जुनून सा तारी हो गया कि शायद अब फतह हो जाएगा सब कुछ, अब सब कुछ फतह है। 5 राफेल जंगी तैयारे पूरे। मैं जो अगला सेगमेंट करने जा रहा हूं उसमें ये जायज़ा लेंगे कि दरअसल इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों की बैक वक्त महाजराई चली रहती थी। शायद पाकिस्तान की भी एक पॉलिसी में है, महाजराई चलती रहती है, भारत की भी है कि एक मुल्क के साथ। लेकिन अब जिस तरह से असलहा पूरी दुनिया से खरीद रहा है भारत, ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत ने बैक वक्त पाकिस्तान और चीन दोनों मुल्कों के साथ महाजराई करने की तैयारी कर ली है। एक ब्रेक के बाद बड़ा अहम मामला इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान जिस खित्ते में बस रहा है, यहाँ के खद्दोखाल कई दिहाइयों से बल्कि एक सेंचुरी से एक जैसे ही है। इसमें खद्दोखाल में कोई तब्दीली बड़ी वाक़ई नहीं हो रही है। सोवियत यूनियन वॉर और उसके बाद जो अफ़गानिस्तान का मैटर रहा, उसके बाद से कुछ हद तक खद्दोखाल बदले, लेकिन नक्शे में कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। लेकिन 1965 की जंग, 1971, मशरकी पाकिस्तान, इस तरह के खद्दोखाल बढ़े, लेकिन उसके बाद से ये खद्दोखाल बड़े स्टैटिक रहे। लेकिन अब की जो सूरत हाल बन रही है, इसमें पूरे खित्ते के जो खद्दोखाल हैं वो यकसर आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया ने बुध को दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका जेट्स में शुमार होने वाले 5 जो फ्रेंच जंगी तैयारे हैं, फ्रांसीसी जंगी तैयारे हैं, अपनी फ़ज़ाइया में शामिल किए हैं। ये तैयारे फ्रांस से प्रवास करते हुए बुध को अंबाला के फ़ज़ाई अड्डे पर पहुंचे और इंडिया ने फ्रांस के साथ तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की मालियत के 36 राफेल जंगी जहाज़ों की खरीदारी का सौदा किया है और ये 5 तैयारे इसी सौदे का हिस्सा हैं जो भारत में पहुंचे हैं। अच्छा, बाकी जो तैयारे हैं वो आइंदा बरस के इख्तिताम तक इंडिया के हवाले किए जा सकते हैं। इंडिया की फौज चीन से सरहदी कशीदगी के दरमियान हंगामी जो हालात हैं उसके खुसूसी इख्तियारात के तहत फ्रांस से फिजा से जमीन पर मार करने वाले हैमर मिसाइल भी खरीद रही है।
इंडियन फजाइया ने हाल ही में रूस से 21 इजाफी MiG-29 और 1200 खोई Su-30 MKI जंगी तैयारे खरीदने का भी फैसला किया है। माजी में इंडिया के अस्करी मंसूबे और पॉलिसियां पाकिस्तान के ही गिर्द मरकूज हुआ करती थी। ये पॉलिसी हुआ करती थी, ये अस्करी मंसूबे पॉलिसीज ये सिर्फ पाकिस्तान के इर्द गिर्द घुमा करती थी। गुज़श्ता 30 बरस से इंडिया और पाकिस्तान की सरहद और कंट्रोल लाइन दुनिया का सबसे बड़ा मुतहर्रिक फौजी खित्ता रहा है, अब भी है। कोई बाज़ाब्ता जंग तो नहीं हुई, लेकिन बाज़ाब्ता जंग न होने के बावजूद ये दुनिया की चंद खतरनाक तरीन सरहदों में से एक करार दी जाती है। कश्मीर की शोरश, इसने खित्ते को एक मुसलसल जंगज़दा खित्ते में बदला हुआ है। इंडिया की बेशतर फौजी तवानाई और अस्करी मनसूबाबंदी पाकिस्तान के पैराए में ही हुआ करती थी। इंडिया की वाज़ह पॉलिसी एक वक्त में एक महाज पर तवज्जो मरकूज करने की थी। चीन की तरफ से इंडिया को ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं था और वो बैक वक्त 2 महाज खोलने के हालत में था और ना वो खोलना ही चाहता था। लेकिन अब ये पॉलिसी यकसर तब्दील होती हुई नजर आ रही है। चीन से सरहदी तनाज़े के बावजूद गुज़श्ता 4 अशरों में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान सरहद पर कुछ संगीन नौयत का कुछ टकराव नहीं हुआ था, लेकिन गुज़श्ता बरसों में चीन ने इंडिया से अपनी तकरीबन 3800 किलोमीटर लंबी सरहद पर बड़ी बड़ी शाराएं तामीर की, हवाई पट्टियां बनाई, हेलीपैड्स बनाए, बड़ी तादाद में फौजियों को रहने के लिए ठिकाने तामीर किए और इसी मुद्दत में चीन का रवैया भी बदलता रहा और वो सरहद पर अपने दावों का इजहार ज्यादा शिद्दत से करने लगा है। हालिया बरसों में सिक्किम, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, इसके बाद इलाके हैं, चीनी फौजी कई बार इन इलाकों में दाखिल हुए जिन्हें इंडिया अपना खित्ता समझता है या वो इसके कंट्रोल में थे। कई इलाकों पर चीनी जो एक्चुअल कंट्रोल लाइन है वो उसको पार करके इंडिया की जमीन पर भी काबिज हुए। सरहद पर चीन के रवैये में बढ़ती हुई सख्ती और चीनी फौजियों के अज़ाइम को महसूस करते हुए इंडिया ने 15 बरस कबल साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दौरे इक़्तिदार में इंडिया चीन सरहद पर बड़े पैमाने पर सड़कों, फौजी अड्डों, हवाई पट्टियां वगैरह और ये तामीर करने का काम शुरू किया। सरहदों पर शुरू की गई बेशतर तामीरात अब तकमील के मराहिल में है। इस सारी सूरत हाल में ये सवाल वाज़ेह तौर पर जन्म ले रहा है कि भारत दरअसल अब बैक वक्त पाकिस्तान और चीन दरअसल 2 मुल्कों से महाजराई की तैयारियां कर रहा है। ये सवाल दरअसल अभी एक कशमकश की सूरत हाल में है कि अभी इसके एग्जैक्ट जवाब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, जिस तरह से उस पट्टी के साथ साथ जो चीन के साथ पट्टी है वहाँ पर जो सड़कें बनाई जा रही हैं, तामीरात हो रही हैं, फौजी अड्डे बन रहे हैं और इसी तरह पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ तो पहले से ही कशीदगी है और साथ में जो असला खरीदा जा रहा है पूरी दुनिया से, फिर फ़ज़ाई ताकत को बढ़ाया जा रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र ये वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि भारत अब बैक वक्त 2 मुल्कों पाकिस्तान और चीन से महाजराई की तैयारियां कर रहा है। ऐसा ही है? आइए इसके लिए जरा राय लेते हैं, तबसरा करते हैं। माहिर दिफाई और अस्करी अमूर ब्रिगेडियर ज़नफ़र अली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कुछ चीदा मैंने फैक्ट्स समझाने की कोशिश की अपने नाजरीन को। ये फैक्ट्स क्या वाकई हमें ये समझाते हैं कि दरअसल अब भारत ने ये प्लान कर लिया है कि अब हमारे 2 हरीफ हैं इस वक्त खित्ते में, एक चीन है, उसके साथ हमारा हम इसके खिलाफ महाजराई हमें करनी पड़ेगी और पाकिस्तान तो पहले से मौजूद है। क्या ये दुरुस्त है सर? बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सर। इस पे कमेंट करने से पहले एक छोटी सी बात कहूँगा। आपने फरमाया अपने इंट्रोडक्शन में कि भारत बहुत सारे हथियार जमा कर रहा है। रफाल उसने ले लिया, रशिया से उसकी डील साइन हुई है, अमेरिका उसकी अपना बड़ी पुरानी डिफेंस डील, तमाम हथियार के बावजूद अगर आप इसी दौर में, जिस दौर में हम आज रह रहे हैं जी सर, इसमें आप देखें तो अमेरिका से बड़ी तो सुपर पावर और मिलिट्री माइट किसी के पास है नहीं जी। अभी भी आज इस वक्त भी टेक्नोलॉजिकली भी अगर चाइना मैच कर रहा है, लेकिन अमेरिका की इतनी मिलिट्री माइट होने के बावजूद जी आप वियतनाम में अमेरिका का असर देख ले और अभी वियतनाम से निकलते हैं तो अफगानिस्तान में उनका असर देख ले क्या हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सिर्फ हथियारों की पॉन्डरेंस नहीं होती जो किसी भी नतीजे पे पहुंचने के लिए जंग में जरूरी होती है, 100% बल्कि इस हथियारों के साथ साथ एक बड़ी रियलिस्टिक और जो ग्राउंड रियलिटी से मैच करती हुई जो स्ट्रैटेजी है और जो आपकी जो अपना प्लान्स हैं उनका होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, एग्री। अब जैसे आपका जो कोर क्वेश्चन था वो बुनियादी तौर पे ये रिलेट कर रहा था कि इंडिया जो इतने हथियार खरीद रहा है,
पहले तो वो पाकिस्तान सेंट्रिक था, आज भी पाकिस्तान सेंट्रिक है। यानी अगर इंडियन की नॉर्दर्न कमांड से लेके और तकरीबन हाफ ऑफ द इवन ईस्टर्न कमांड तक आप जाते हैं, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, इनकी जितनी कोर के अंदर जो 14 कोर, 15 कोर, 16 कोर, उसके बाद जितने उनके मैकेनाइज्ड डिवीजन्स को देखें, उनके आर्मर्ड डिवीजन्स को देख रहे हैं, तो आज भी वो सारे के सारे तकरीबन 80% इंडियन आर्मी जो है वो पॉइज्ड है पाकिस्तान की। वेरी ट्रू। यानी एक जमाना ऐसा भी था जब इस खित्ते में हमारे नॉर्दर्न कमांड के अंदर जो रिजर्व डिवीजन आना था इंडिया का इन केस ऑफ एनी इरप्शन ऑफ हॉस्टिलिटीज, वो ईस्टर्न कमांड से मूव करके 7 डिवीजन ने इस इलाके में आना था। अब तो खैर वो बड़े अरसे पहले जब यार इंसर्जेंसी शुरू की तो आ गया, फिर उन्होंने जब लद्दाख वो अपना मामला हुआ सियाचिन और उसका मामला हुआ तो उन्होंने वहाँ पे एक और कमांड रेस कर ली लद्दाख में, जिसको अभी इंडिया ने चाइना ने न्यूट्रलाइज किया है। तो इंडिया उस वक्त अब जो हालात डेवलप हो रहे हैं उसमें चाइना ने जो कुछ अभी किया उस पर हम बहुत बहस कर रहे हैं, उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन चाइनीज ने वो जो एक सौंतजू वाली जो डिक्टम थी ना, जो उनकी एक सेइंग प्रोवर्ब है कि विनिंग द वॉर विदाउट फायरिंग अ बुलेट, तो वो चाइनीज ने कर दिखाया। अब वहां पे जिधर चाइनीज जाके बैठ गए हैं और लद्दाख और जो इंडिया जिस तरह क्लेम कर रहा था कि जी वो अमित शाह ने बयान दिया था कि जी हम अक्सी चेन पे कब्जा करेंगे और लद्दाख और ओल्डी बेग को जिस तरह वो डेवलप कर रहे थे, तो उसके अंदर जो चाइनीज ने जो कुछ शो कर दिया है वो रिलेट करता है जो आपको मैं कह रहा था जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी और ऑपरेशन पॉलिसी से ताल्लुक रखता है कि उन्होंने एक ऐसी जगह पे अपने ट्रूप्स प्लेस कर दिए हैं विदाउट फायरिंग ए बुलेट, जहाँ पे इंडियन फोर्सेज आपको टोटली पैरालाइज लग जाती है, और दूसरी तरफ उन फोर्सेज का जो गलवान वैली के अंदर जो मौजूद हैं उनका एक लिंकेज नजर आ जाता है, क्योंकि वहां से काराकोरम जो है वो रह जाता है कोई 18 किलोमीटर के 12 किलोमीटर, तो वहां वो पाकिस्तान के जो आखिरी पोस्ट है उसके साथ लिंकअप कर सकते हैं। अभी साफ जाहिर है जिस तरह डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, चाइना मिलिटरली उसने असर्ट तो किया है अपना इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो कोई कॉन्फ्रंट्रेशन पिक करने के मूड में नहीं है। मतलब कॉन्फ्रंट्रेशन इसलिए नहीं हो सकती कि दुनिया में अब देखिए ना, एक चाइनीज इस वक्त जो है वो सिर्फ एशिया पैसिफिक नहीं बल्कि वो साउथ एशियन रीजन स्कार की तरफ भी, और वो कहते हैं ना ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन जो है वहां तक वो जा रहे हैं। एक तरफ से रशिया अपने आप को असर्ट कर रहा है इस वक्त, आपको यूएस जो है ना, और आपने देखा इस इलाके में सिर्फ चाइनीज नहीं, नेपाल ने क्या कहा, भूटान ने कहा, आज भी कल भी अपना मिजोरम में चंडल जगह है वहां पे आसाम राइफल्स के 4 लोगों को मार दिया है वो मिजोरम ने, और 8 जो है वो जख्मी हैं। तो वहां भी एक मिजोरम के साथ इनकी फसल बड़े अरसे से जारी है, वहाँ आज़ादी की जंग जारी है, उसको उन्होंने अपना रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया गया है। नेपाल खड़ा हो गया है, नेपाल ने कह दिया कि जो इलाका में, तो जो इंडिया के जो मारूजी हालात इस वक्त बन रहे हैं, तो आप उसमें देखें तो इंडिया इस वक्त तमाम इस खित्ते में चाइनीज को भी छोड़ दें अगर आप, तो वो एक आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जो है अमेरिकन जो है वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि एक तो कोविड जो है उसने ट्रंप को बहुत डैमेज किया है, और शायद वो कोविड की पॉलिसी वजह से इलेक्शन ना जीते, तो वो अफगानिस्तान, इसलिए आज उसने कहा कि जी इलेक्शन पोस्टपोन होने चाहिए, लेकिन वो अफगानिस्तान से निकल के एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहेगा। तो ये मेरा मतलब कहने का ये कि जो आने वाले दिनों में जो अलायंसेस जिस तरह या कोलिशन जिस तरह जो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस्तेमाल की, उसने दुनिया के मुल्कों के साथ अलायंसेस बनाया, कोलिशन बनाया, इस तरह वो उस तरह एक वो बैलेंसिंग एक्ट प्ले करना चाहता है। यानी मैं ये समझाऊं, मैं ब्रिगेडियर साहब ये समझाऊं कि दरअसल ये इतना असलहा इकट्ठा करना, अपनी फौजी ताकत को मजीद बढ़ाना, ये दरअसल भारत का पाकिस्तान सेंट्रिक ही है। इसमें चीन के साथ कन्फ्रंट्रेशन भारत नहीं चाहता। अच्छा, एक बात है कि नहीं चाहता, दूसरा है करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन दोनों में क्या है, ये क्या चीज दुरुस्त है? चाहता भी नहीं है, इसलिए नहीं चाहता कि करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए एक बात, ये इंडियन एयरफोर्स के पास पाकिस्तान की एयरफोर्स से ज्यादा लड़ाका तैयार हैं। ठीक है, रशियन भी हैं, अपना अमेरिकन भी हैं,
कोई बाकी जो, लेकिन इतने तैयारों की किटी रखने के बावजूद जब आप इतने सारे मल्टीफेरियस डिजाइन की चीजें रखते हैं तो आपका उतनी ज्यादा मेंटेनेंस का लोड आपके ऊपर आ जाता है। वेरी राइट। इसलिए बालाकोट में वो जब आए तो क्या हुआ, क्या वो करके गए। अगर एक छोटी और इफेक्टिव एयरफोर्स supported by a proactive operational policy and operational strategy is more effective than कि आप मल्टी डायमेंशनल की चीजें रखें। तो इंडिया की जो भी चीजें हैं तो वो पाकिस्तान सेंट्रिक, लेकिन और वो पाकिस्तान सेंट्रिक इसलिए हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में नहीं कहा था कि अगर रफेल तैयारे होते तो आज हमको ये दिन देखना नसीब ना होता। इसका क्या मतलब हुआ? रफेल तैयारे वो पाकिस्तान के लिए खरीदना चाहता था, चाइना के खिलाफ नहीं खरीदना चाहता था। बिल्कुल सही। तो उनकी तमाम तैयारी, तो बिल्कुल हमें इस चीज से गाफिल नहीं होना। तो फिर इसका कि उनकी तमाम, तो इसका मतलब ब्रिगेड साहब जिस तरह से तैयारी की जा रही है इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने भी रिजर्वेशन का इजहार किया है, अक़वाम मुत्तहिदा को भी कहा है कि इसके ऊपर ध्यान करें, बहुत ज़्यादा खरीदा। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह अपनी अस्करी पावर बढ़ा के वो कोई नए एडवेंचर की प्लानिंग कर रहा है भारत पाकिस्तान के साथ। ब्रिगेडियर साहब आपकी आवाज मैं कह रहा था कि इसका मतलब है कि इस कदर ज्यादा असलहा की खरीदारी करने के बाद, इस तरह से जो एयर इक्विपमेंट्स खरीदने के बाद या मशीन्स खरीदने के बाद, जिसमें तैयारे भी हैं, वो अपने डिफेंस को मजीद ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का असल जो टारगेट है वो अब ये है कि ये मुस्तकबिल में भारत पाकिस्तान के साथ किसी नए एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं तो कभी भी इस चीज से गाफिल नहीं रहता, क्योंकि मिलिट्री माइट एक जगह होती है, पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल जो सोच होती है वो दूसरी जगह होती है। और भारत के अंदर जो पॉलिटिकल सोच है वो एंटी पाकिस्तान वो चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल जो उनकी जितनी पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो बदल करती है मजहबी जनूनियत पे। बिल्कुल सही। और जब कोई चीज मजहबी जनूनियत पे बेस करेगी तो वो हमेशा जिस चीज को अपना दुश्मन समझेंगे उसको नुकसान पहुंचने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इंडिया के मुसलमान हो, चाहे वो इंडिया के दलित हो, चाहे वो पाकिस्तान एज ए कंट्री हो। तो ये जो दहशतगर्दाना सोच जो है, दहशतगर्दाना सियासी मजहबी सोच, जब सियासत के अंदर मजहब का जनून मिल जाए तो इंसान पागल हो जाता है। और नरेंद्र मोदी इस वक्त पागल हुआ है। एक तो वो आइसोलेट हो रहा है, दूसरे उसके बड़ी कंफ्यूज सिचुएशन है भारत के लिए इस वक्त, बहुत कंफ्यूज सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, हमेशा हमारे लिए वक्त है, हमारी रहनुमाई करते हैं, बहुत मशकूर है सर हम आपके। इसके साथ ही नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना गिरदोनवा का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।